नमस्कार दोस्तों, इस क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मानव श्वसन तंत्र। देखिए, जो ये टॉपिक है मानव श्वसन तंत्र, ये 10th क्लास के अलावा राजस्थान पुलिस, पटवार, फर्स्ट ग्रेड, एसएससी जो विभिन्न एग्जाम है उनमें भी ये टॉपिक शामिल है। उनमें भी इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शुरुआत करते हैं मानव श्वसन तंत्र, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं श्वसन। श्वसन की कि श्वसन किसे कहते हैं, श्वसन किसे कहते हैं। छोटी कक्षाओं में बच्चे याद करते हैं ऑक्सीजन समृद्ध वायु को अंदर ग्रहण करना तथा कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध वायु को बाहर निकालना श्वसन कहलाता है। बल्कि यह श्वसन नहीं, यह है स्वातन, जो कि एक भौतिक प्रक्रिया है, जबकि श्वसन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। तो देखते हैं श्वसन किसे कहते हैं। श्वसन ग्लूकोज के ऑक्सीकरण व विखंडन से ग्लूकोज के ऑक्सीकरण व विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल व एटीपी के निर्माण की प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। श्वसन कहलाती है। यानी जब हम भोजन करते हैं तो भोजन के जो जटिल घटक हैं वो सरल घटकों में जैसे ग्लूकोज में आदि में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहाँ पर श्वसन क्या है, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण व विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल व एटीपी के निर्माण की प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। हम बात करते हैं ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। जब यहाँ पर इसकी क्रिया ऑक्सीजन से होगी तो यहाँ पर 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 H2O प्लस एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त हो जाती है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है यह श्वसन की प्रक्रिया के द्वारा बाहर त्याग दी जाती है। जल है यह पसीने या मूत्र के रूप में शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। और जो एटीपी है यह ऊर्जा का एक रूप है जो शरीर में होने वाली जो विभिन्न क्रियाएं हैं उनमें ऊर्जा काम में ले ली जाती है। तो ये होता है श्वसन। अब बात करते हैं श्वसन तंत्र की। श्वसन तंत्र क्या होता है। श्वसन में काम आने वाले विभिन्न अंग मिलकर श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। और जो मानव श्वसन तंत्र है, मानव श्वसन तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है, जिसे हम विस्तार से देखेंगे। जो मानव श्वसन तंत्र है उसके 3 भाग हैं। यहां पर देखिए, पहला भाग है ऊपरी श्वसन तंत्र, दूसरा भाग है निचला श्वसन तंत्र और तीसरा भाग है श्वसन मांसपेशियां। इस प्रकार जो मानव श्वसन तंत्र है इसको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला हम लेते हैं ऊपरी श्वसन तंत्र। ऊपरी श्वसन तंत्र में हमारा पहला आ जाता है नासिका। इसमें पहला ले लेते हैं हम नासिका। देखिए, जो नासिका होती है, जिसे हम नाक भी कहते हैं, नासिका या नाक कहते हैं, नासिका में एक जोड़ी छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें कहते हैं नासा छिद्र। नासा छिद्रों के पीछे एक गुहा होती है जिसे कहते हैं नासा गुहा। तो यहाँ पर जो नासा गुहा है, नासा गुहा में क्या पाए जाते हैं, महीन रोम पाए जाते हैं। महीन रोम या बाल पाए जाते हैं जिसमें धूल के कण छन जाते हैं और शुद्ध वायु आगे बढ़ती है। नासा गुहा में एक ग्रंथि पाई जाती है, सीबेसियस ग्रंथि। इससे जो सीबीएस ग्रंथि है, इससे एक पदार्थ स्रावित होता है जिसे कहते हैं म्यूकस या श्लेष्मा। अब जो महीन रोम होते हैं उनमें धूल के कण फंस जाते हैं और जो धूल के कण इन रोमों में नहीं फंस पाते वो आगे सीबेसियस जो ग्रंथि है उसके द्वारा जो म्यूकस निकलता है उस पदार्थ के क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। इस प्रकार शुद्ध वायु ही आगे फेफड़ों में प्रवेश करती है। तो नासिका होती है, यह प्राथमिक श्वसन अंग के तौर पर कार्य करती है। प्राथमिक श्वसन अंग के तौर पर कार्य करती है। उसके बाद में जो ऊपरी श्वसन तंत्र, इसका दूसरा ले लेते हैं टॉपिक, मुंह है।
दूसरा आ जाता है मुंह। देखिए जो मुंह होता है यह है द्वितीयक श्वसन अंग के तौर पर कार्य करता है, द्वितीयक श्वसन अंग के तौर पर कार्य करता है। यानी जब हम सबसे पहले श्वास लेते हैं तो किससे लेते हैं, नाक से। तो नाक तो हो गया प्राथमिक श्वसन अंग, और नाक के बाद में जब हम मुंह से श्वास लेते हैं तो ये मुंह क्या हो गया हमारा, द्वितीयक श्वसन अंग के तौर पर कार्य करता है। लेकिन मुंह से ली गई जो वायु होती है वो शुद्ध नहीं होती है, क्योंकि जो धूल के कण है या जो और भी परागकण है वो सीधे सीधे कहां से ले जाएंगे, हमारे मुंह से होते हुए हमारे श्वास नली में आगे चले जाते हैं। बाकी जो नासिका से जो हम श्वास लेते हैं वो क्या होता है, बिल्कुल शुद्ध होता है। इसका अगला तीसरा भाग आता है ग्रसनी। ग्रसनी, देखिए जो ग्रसनी होती है इसको हमने देखा था, इसके 3 भाग होते हैं, नासाग्रसनी, नासाग्रसनी, दूसरा है मुखग्रसनी और तीसरा है कंठग्रसनी। कंठग्रसनी, सबसे पहले जो ग्रसनी है यह भोजन व वायु का उभयनिष्ठ मार्ग है, उभयनिष्ठ मार्ग है। यानी कि जो वायु है वो भी इसी से प्रवेश करती है, जो भोजन है वो भी इसी से प्रवेश करता है। यानी क्या है, उभयनिष्ठ मार्ग है। ग्रसनी के 3 भाग होते हैं, नासाग्रसनी, मुखग्रसनी और कंठग्रसनी। जो वायु हम नाक से जब श्वास लेते हैं तो सबसे पहले वायु कहां पर, नासा गुहा के बाद में प्रवेश करती है नासाग्रसनी में। जो वायु हम मुख से लेते हैं वो प्रवेश करती है मुखग्रसनी में, और उसके बाद में वायु पहुंच जाती है कंठग्रसनी में। तो देखो हमने नासिका से वायु ली, यहां से नासिका से होती हुई आगे आ जाती है ये नासाग्रसनी, उसके बाद में ये मुखग्रसनी, उसके बाद में पहुंच जाती है कंठग्रसनी में। और जो मुंह से वायु लेते हैं सीधी, ये सीधी सीधी कहां पहुंच जाती है, यहां पहुंचेगी मुखग्रसनी में, उसके बाद में जाती है कंठग्रसनी में। तो ऊपरी श्वसन तंत्र में हमने नासिका देख लिया, मुख देख लिया, ग्रसनी देख ली। चौथा आता है हमारे इसमें स्वर यंत्र या लैरिंक्स। जो स्वर यंत्र या लैरिंक्स है इसके अंदर पाए जाते हैं वाक तंतु, 2 जोड़ी वाक तंतु पाए जाते हैं। जो स्वर यंत्र है, अगला आता है अपना स्वर यंत्र। जो स्वर यंत्र है इसमें 2 जोड़ी वाक तंतु पाए जाते हैं। स्वर यंत्र है, इसमें 2 जोड़ी वाक तंतु पाए जाते हैं। और वाक तंतु में क्या होता है, जब वायु प्रवेश करती है तो इनमें कंपन होता है, जिसके कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। जो स्वर यंत्र या जिसे हम कहते हैं लैरिंक्स, स्वर यंत्र या लैरिंक्स, यह 9 प्रकार की उपास्थियों से मिलकर बना होता है। 9 प्रकार की उपास्थियों से मिलकर बना होता है। जो पक्षियों का स्वर यंत्र है उसे हम सीरिक्स के नाम से जानते हैं। सीरिक्स मनुष्य का जो स्वर यंत्र उसे जानते हैं लैरिंक्स के नाम से। तो ये था हमारा ऊपरी श्वसन तंत्र, जिसमें हमने देख लिया वायु है नासिका, मुंह, ग्रसनी, उसके बाद में स्वर यंत्र या लैरिंक्स में पहुंच जाती है। जो स्वर यंत्र में जो 2 जोड़ी क्या पाए जाते हैं, वाक तंतु पाए जाते हैं। अब जो वाक तंतु होते हैं ये महिलाओं में कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, जिनके कारण इनकी आवाज कैसी होती है, पतली होती है। और पतली आवाज का तारतम्य कैसा होता है, उच्च होता है, जो दूर तक जाती है। इस प्रकार की आवाज क्या होती है, दूर तक जाती है। अब हम दूसरा देखते हैं, निचला श्वसन तंत्र। दूसरा आ जाता है अपना निचला श्वसन तंत्र। निचले श्वसन तंत्र में पहला ले लेते हैं हम श्वास नली। श्वास नली, देखिए जो श्वास नली होती है यह सी आकार के उपास्थिल छल्लों से मिलकर बनी होती है। यानी जो सी आकार के जो छल्ले हैं, सी आकार के जो उपास्थिल छल्ले हैं उनसे मिलकर बनी होती है। इन सी आकार के छल्लों से बने होने से श्वास नली को क्या फायदा होता है, यानी जो श्वास नली, ये सी आकार के जो छल्ले होते हैं ये श्वास नली को आपस में पिचकने से रोकते हैं, जिससे कि हमारा जो श्वसन मार्ग है वो अवरुद्ध नहीं होता है। अगला आता है हमारा श्वसनी या जिसे कहते हैं ब्रोंकाई।
श्वसनी या ब्रोंकाई। जो श्वास नली है, देखिए ये श्वास नली है, श्वास नली आगे जाके दो भागों में विभक्त हो जाती है। इन दो भागों को क्या कहते हैं हम? श्वसनी। एक बाएं फेफड़े में चली जाती है, एक दाएं फेफड़े में चली जाती है। इस प्रकार दोनों श्वसनियां क्या होती है? अलग अलग फेफड़ों में प्रवेश कर जाती हैं। आगे जाके देखो श्वसनी दो भागों में विभक्त हो जाती है, जिसे कहते हैं हम प्राथमिक श्वसनी। इसे कहेंगे हम प्राथमिक श्वसनी। प्राथमिक श्वसनी। प्राथमिक श्वसनी भी आगे जाके दो भागों में विभक्त हो जाएगी, जिसे कहेंगे हम द्वितीयक श्वसनी। द्वितीयक श्वसनी। द्वितीयक श्वसनी भी इस प्रकार आगे जाके विभक्त हो जाएगी, जिसे कहेंगे हम तृतीयक श्वसनी। तृतीयक श्वसनी। और तृतीयक श्वसनी भी आगे जाके इस प्रकार विभक्त हो जाएगी, आगे जाके और भी तृतीय श्वसनी विभक्त हो जाएगी। इसे कहेंगे हम श्वसनिका। अगला आता अपना श्वसनिका। जब श्वसनी है, श्वसनी का प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक श्वसनी में विभक्त हो गई, उसके बाद में आगे जाके और छोटी छोटी शाखाओं में विभक्त हो जाती है, जिन्हें कहते हैं हम श्वसनिका या ब्रोंकियोल। श्वसनिका या जो ब्रोंकियोल है वो भी आगे जाके और छोटी छोटी शाखाओं में विभक्त हो जाते हैं, जिसे कहते हैं हम कूपिका। यानी जो ब्रोंकियोल होती हैं, इनकी जो अंतिम संरचनाएं होती है ऐसे गुब्बारे के रूप में क्या होती हैं? फूली रहती है, गुब्बारे के समान ऐसी गोल गोल दिखाई देती है, जिन्हें कहते हैं कूपिका। और कूपिका के अंदर ही क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान। गैसों का जो एक्सचेंज है, आदान प्रदान है, वो होता है कूपिकाओं के अंदर होता है। इस कारण कूपिकाओं को कहा जाता है श्वसन तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। यानी कि जो कूपिका होती है उसे कहते हैं श्वसन तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। जिस प्रकार शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहलाती है कोशिका, उसी प्रकार जो कूपिका होती है यह श्वसन तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक श्वसन तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कूपिका कहलाती है। कूपिका के अंदर गैसों का आदान प्रदान होता है। यहीं से जो ऑक्सीजन है वो रक्त के माध्यम से, रक्त से जुड़कर शरीर के विभिन्न भागों में जाती है, और वहीं से जो कार्बन डाइऑक्साइड जुड़कर वापस फेफड़ों में यानी कूपिकाओं में आ जाती है, और यही फेफड़ों के माध्यम से इसको बाहर त्याग दिया जाता है। निचले श्वसन तंत्र का अगला भाग आ जाता है अपने फेफड़े। देखिए मानव शरीर में दो फेफड़े पाए जाते हैं, एक बायां फेफड़ा, एक दायां फेफड़ा। बायां फेफड़ा क्या होता है? थोड़ा छोटा होता है। छोटा किस कारण होता है? क्योंकि बाईं तरफ हमारा क्या होता है? हृदय स्थित होता है। हृदय थोड़ा स्थान घेर लेता है, इस कारण जो बायां फेफड़ा इसको कम स्थान मिल पाता है, इस कारण ये बायां फेफड़ा थोड़ा छोटा होता है, दायां फेफड़ा थोड़ा बड़ा होता है। जो बायां फेफड़ा है वो दो खंडों में विभक्त होता है, जबकि जो दायां फेफड़ा है वो 3 खंडों में विभक्त होता है। स्त्रियों की अपेक्षा जो पुरुषों के जो फेफड़े होते हैं वो अधिक मजबूत होते हैं या शक्तिशाली होते हैं। उसके बाद में तीसरा आता है अपने श्वसन मांसपेशियां। वैसे जो फेफड़े होते हैं, फेफड़े में कूपिकाओं की संख्या, ऐसा कहा जाता है कि एक फेफड़े के अंदर लगभग 30 मिलियन कूपिकाएं पाई जाती है। कूपिकाओं की संख्या बहुत अधिक होती है। अगर आता है अपने तीसरा श्वसन मांसपेशियां। देखिए श्वसन मांसपेशियां हैं, इसमें जो डायाफ्राम या जो मध्यपट है यह उत्तरदायी होता है। श्वसन मांसपेशियों के लिए डायाफ्राम या जो मध्यपट है यह उत्तरदायी होता है। सबसे पहले देखिए जो डायाफ्राम होता है यह फेफड़ों को एक आधार उपलब्ध करवाता है, एक सरफेस, एक स्थान उपलब्ध करवाता है। उसके बाद में जो तीसरा है श्वसन मांसपेशियां, इसमें देखो क्या होता है? श्वसन मांसपेशियां, इसमें देखो जो डायाफ्राम है, जब डायाफ्राम में क्या होगा? संकुचन होता है। जब डायाफ्राम में संकुचन होता है तो वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। जो वक्ष गुहा है इसका आयतन बढ़ जाता है, वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। अब वक्ष गुहा का आयतन बढ़ेगा तो वक्ष गुहा का आयतन बढ़ेगा तो दाब क्या हो जाएगा? कम।
अंदर दाब कम, बाहर दाब अधिक है। इस कारण जो वायु है, बाहर की वायु क्या होती है, अंदर प्रवेश कर जाती है। और जब डायफ्राम शिथिल अवस्था में आता है, यानी अपनी जो पूर्व अवस्था है उसमें जब डायफ्राम आता है तो जो बक्स है उसका आयतन क्या होता है, घट जाता है। आयतन क्या होगा, यहाँ पर घट जाता है, बक्स गुहा का आयतन क्या होगा, घट जाएगा, जिसके कारण दाब क्या होगा, बढ़ जाएगा। जो दाब है वो बढ़ जाता है। और जब दाब बढ़ेगा यानी अंदर का दाब अधिक होगा, बाहर का दाब कम होगा, तो जो वायु है उसको शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। इस प्रकार जो डायफ्राम है वो सब श्वसन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार हमने जो मानव श्वसन तंत्र है वो देख लिया। इसमें ऊपरी श्वसन तंत्र हो गया, निचला श्वसन तंत्र हो गया, श्वसन मांसपेशियां हो गई। एक और आता है इसमें श्वसन वर्णक। श्वसन वर्णक, श्वसन वर्णक होता है हमारे जो आरबीसी में पाया जाता है, एचबी या जिसे कहते हैं हम हीमोग्लोबिन, एचबी या जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं, वो क्या होता है, श्वसन वर्णक होता है। यानी कि जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन से जुड़ती है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़कर ही शरीर के विभिन्न भागों में जाती है, कोशिकाओं में पहुंचता है, वहां ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, ग्लूकोज का विखंडन होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। फिर वहीं से जो कार्बन डाइऑक्साइड जुड़कर हीमोग्लोबिन के साथ वापस कूपिकाओं में आती है, कूपिकाओं से फेफड़ों में, फेफड़ों से वापस बाहर त्याग दी जाती है। इस प्रकार जो मानव श्वसन तंत्र है इसकी प्रक्रिया पूर्ण होती है। अब देखते हैं मानव श्वसन तंत्र के प्रकार, यानी जो श्वसन तंत्र है उसके प्रकार देख लेते हैं। यहां पर एक बार कि जो श्वसन तंत्र है वो कितने प्रकार का होता है। श्वसन के प्रकार, श्वसन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक तो वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन, और एक होता है अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। देखिए जो वायवीय श्वसन है इसे हम ऑक्सी श्वसन भी कहते हैं, अवायवीय श्वसन को अनोक्सी श्वसन भी कहते हैं। अब जो वायवीय श्वसन है, वायवीय श्वसन के जो मुख्य उत्पाद हैं वो क्या क्या बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, साथ में 38 एटीपी ऊर्जा के जो अणु हैं उनका निर्माण होता है। और जो वायु श्वसन क्रिया है मुख्य रूप से O2 की उपस्थिति में ही होती है, O2 की उपस्थिति के अंदर ही क्या होती है, क्रिया संपन्न होती है। उसके बाद में जो अवायवीय श्वसन है, अवायवीय श्वसन O2 की अनुपस्थिति में होता है। सबसे पहले जो अवायवीय श्वसन है यह O2 की अनुपस्थिति में होता है। उसके बाद में इसका जो मुख्य उत्पाद है वो बनता है एथेनॉल, इसका मुख्य उत्पाद बनता है एथेनॉल, साथ ही 2 एटीपी ऊर्जा के अणु बनते हैं। यहां पर वायु बनते हैं 38 और यहां पर बनते हैं 2। कभी कभी हमारे शरीर की जो मांसपेशियां हैं वो अल्प वायु की उपस्थिति में अवायवीय श्वसन की क्रिया करती हैं, या जैसे हम अत्यधिक व्यायाम कर लेते हैं या अधिक काम कर लेते हैं जिसकी वजह से हमारे शरीर में ऑक्सीजन की पूरी मात्रा हमको नहीं मिल पाती, जिसके कारण क्या होता है, हमारी जो मांसपेशियां होती हैं ऑक्सीजन की अल्प उपस्थिति में अवायवीय श्वसन की क्रिया करती हैं, जिससे एक उत्पाद बनता है जिसे कहते हैं लैक्टिक अम्ल, जिसे कहते हैं हम लैक्टिक अम्ल। अब जो ये लैक्टिक अम्ल होता है इसके कारण मानव की जो मांसपेशियां हैं उनमें ऐंठन उत्पन्न हो जाती है। इससे बचने के लिए गर्म पानी से स्नान या शरीर पर तेल की मालिश करते हैं, जिससे जो लैक्टिक अम्ल है वापस से कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूट जाता है और इससे लैक्टिक अम्ल से ऊर्जा मुक्त हो जाती है। इस प्रकार जो मानव श्वसन तंत्र है इसकी प्रक्रिया शुरू, यानी जो मानव श्वसन तंत्र है इसकी जो प्रक्रिया है ये पूर्ण होती है। एक बार वापस से इसको देख लीजिए। जैसे वायु है, नासिका, मुंह है, उसके बाद में आती है ग्रसनी, ग्रसनी के बाद में स्वरियंत्र, उसके बाद में जो श्वास नली आती है, श्वास नली में सी आकार के उपास्थित छल्ले होते हैं। श्वास नली आगे जाके 2 भागों में विभक्त हो जाती है जिसे हम कहते हैं श्वसनी। श्वसनी भी आगे जाके
और दो भागों में विभक्त हो जाती है, जिसे कहते हैं प्राथमिक श्वसनी। प्राथमिक श्वसनी भी आगे जाके दो भागों में विभक्त हो जाएगी, जिन्हें द्वितीयक श्वसनी। द्वितीयक श्वसनी भी आगे जाके और भागों में विभक्त, छोटे छोटे भागों में विभक्त हो जाएगी, जिसे हम तृतीयक श्वसनी कहते हैं। और तृतीयक श्वसनी भी आगे जाके छोटी छोटी शाखाओं में विभक्त हो जाती है, जिसे कहते हैं श्वसनिका या ब्रोंकियोल। श्वसनिका या ब्रोंकियोल भी आगे जाके और छोटी छोटी कोशिकाओं में विभक्त हो जाता है तथा उनके अंतिम सिरे पर गुब्बारे जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसे कूपिका कहते हैं। और जो कूपिका है ये ही श्वसन तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहलाती है। यहाँ पर जो डायाफ्राम है या जो मध्यपट है ये फेफड़ों को क्या करता है, एक दृढ़ आधार प्रदान करता है, श्वसन में सहायता करता है। श्वसन मांसपेशियां इसी के द्वारा संपन्न होती हैं। इस प्रकार हमारा जो मानव श्वसन तंत्र है ये पूर्ण होता है। आगे की कक्षा में हम एक नए तंत्र के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।